हम कंस्ट्रेंट को देखेंगे और ऑटो लेआउट्स की कुछ बेसिक चीजें होंगी, वो भी हम जो है वो लाइक स्टडी करेंगे, उनको भी देखेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग विद द फिग्मा, आप लोगों को मैंने बताया है कि आप फिग्मा के ऊपर जैसे भी आते हैं तो आप फिग्मा के सबसे यूजर इंटरफेस का ये जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर आते हैं, और वहां से आप जो है वो आप डिजाइन फाइल की क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस के ऊपर आ जाते हैं। और अब जो है आप लोगों को पूरा वीक गुजरा है फिग्मा के साथ, इसकी शेप्स के साथ प्ले करते हुए। तो आप क्या करते थे, आप जस्ट यहाँ से कोई भी एक शेप पकड़ते थे, उसको यहाँ पे बना लिया और उसके साथ साथ उसकी कलर जो है वो चेंज कर लिए एंड दीज थिंग्स। तो ये आप लोग ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं, राइट। सो आज के दिन जो है हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या हम इन शेप के नीचे कोई कैनवस भी लेते हैं, या कोई साइज भी होता है, या कुछ भी होता है, नहीं। हम जस्ट ऐसे शेप जो है वो नहीं बनाते हैं। लाइक अगर आप इस जो ये जो हैशटैग का आपको आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर आपको फ्रेम लिखा नजर आता है, और इसका शॉर्टकट की जो है वो एफ है। अगर आप फ्रेम के ऊपर आए तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप लोग उसका गौर कीजिएगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या एफ प्रेस करता हूँ, तो इस वाली साइड पे कुछ थोड़े से ऑप्शन मुझे वो जो है वो ज्यादा नजर आना शुरू हो गए हैं। अगर आप गौर करें तो पहले नहीं है, पहले जस्ट पेज का ऑप्शन है, कलर है, और ये कुछ नीचे ऑप्शन है। बट जैसे ही फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे फोन आ जाता है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, प्रेजेंटेशन है, वॉच है, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी एंड आर्काइव का जो ऑप्शन है वो नजर आता है। तो ज्यादातर जो हमारा काम होगा वो या तो फोन के साथ होगा, टैबलेट के साथ होगा, डेस्कटॉप के साथ होगा। बाकी जो है, हाँ, अगर कोई प्रेजेंटेशन डिजाइन करना चाह रहा है तो वो मे भी प्रेजेंटेशन के अंदर जाए, या कुछ वॉच के रिलेटेड आप कुछ डिजाइन करना चाह रहे हैं तो वो मे बी इन चीजों को ओपन करे, या सोशल मीडिया के अंदर हमारा काम होगा वो फोन से रिलेटेड, टैबलेट या डेस्कटॉप से रिलेटेड हो, राइट। बट लाजमी नहीं है कि आपने फ्रेम इन्हीं में से ही कोई सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से एप्पल आईफोन 14 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसकी स्क्रीन जो है वो मेरे सामने आ गई है, राइट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आईफोन 13 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसका फ्रेम आ गया है, राइट। एंड देन मैं कोई और जो है, हाँ, एंड्रॉइड का जो है वो लेना चाहता हूँ तो ये एंड्रॉइड का स्मॉल एक आ गया साइज। इसी तरह कोई और जो है वो यहाँ से लाइक एप्पल का, सॉरी, एंड्रॉइड का लार्ज अगर आप लेना चाह रहे हैं। ये कुछ कस्टमाइज जो है साइजेस हैं जो कि फ्रेम की फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ले लेते हैं या डेस्कटॉप का ले लेते हैं। आप डेस्कटॉप का ऐप उसका ये हमारे पास उसका फ्रेम आ गया पे मौजूद है। लेकिन फ्रेम अपनी मर्जी का कोई लेना चाह रहे हैं, राइट, राइट, वॉइस आई होप कि वॉइस अब आपको ठीक आ रही होगी। ये नेट का इशू होता है, इस वजह से बाज़ दफ़ा ब्रेक होती है। ये जूम का ये इशू है, राइट। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। ये जूम के प्रॉब्लम जो है वो चलते रहते हैं। चलिए मैं, अगर देखें, मैं मोबाइल के कनेक्ट कर लेता हूँ, अगर ये यहाँ से ठीक हुआ। जस्ट जस्ट जी, अब आवाज ठीक आ रही है? अब मुझे बताइए। जी, अभी भी ब्रेक हो रही है या अब ठीक है? राइट। चलें, हम ये बात कर रहा था कि आपको कुछ कस्टमाइज्ड फ्रेम जो है, या कस्टमाइज्ड साइजेस जो है, वो कुछ फ़ोन के या कुछ डेस्कटॉप के या इन चीज़ों के यहाँ पे आपको मिल गए। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ्रेम लेना चाह रहे हैं तो यू जस्ट प्रेस द एफ एंड देन आप राइट क्लिक करके उसको जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपको ये आपका फ्रेम जो है वो नज़र आ जाता है, जिसके ऊपर फ्रेम F1 आपको लिखा नज़र आ रहा है, या फ्रेम 1 लिखा जो है वो नज़र आ रहा है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको आईफ़ोन 14, आईफोन 13 मिनी, एंड्रॉइड स्मॉल, एंड्रॉइड लार्ज एंड मैकबुक का नाम आपको इस साइड पे भी लिखा नजर आ रहा है, और उस ऐप के ऊपर जो है वहां पे भी लिखा नजर आ रहा है, राइट। सो फ्रेम बेसिकली होता क्या है? फ्रेम आपका एक कैनवस है, एक आर्ट बोर्ड है। अब जैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर जाते हैं तो आप आर्ट बोर्ड कहते हैं, और आप फोटोशॉप के अंदर जाते हैं तो आप कैनवस कहते हैं, राइट।
तो इसी तरह जब आप फिग्मा के अंदर आते हैं तो आप इसको जस्ट फ्रेम का नाम दे देते हैं। और वहां पे क्या होता है कि जब आप इलस्ट्रेटर यूज कर रहे होते हैं या फिर फोटोशॉप यूज कर रहे होते हैं, तो आपने जो भी काम करना होता है वो आपने उसी कैनवस या आर्ट बोर्ड के ऊपर करना होता है। तो इसी तरह फिग्मा के अंदर भी आपने क्या करना होता है, आपने जो भी काम करना है, चाहे मुझे पेन से कोई एक शेप बनानी है या मुझे किसी तरह का कोई एक शेप लेनी है, लाइक जैसे मुझे ओवल लेना है, राइट। तो अब ओवल जो है वो मैं क्या करूंगा, या जिस तरह का काम भी होगा मेरा, वो सारे का सारा इस फ्रेम के ऊपर जो है वो किया जाएगा, राइट। ठीक है जी। तो फ्रेम बेसिकली आपका वो प्लेस है, वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पे आपने जो है वो कोई भी टूल यूज करना है उसके थ्रू, कोई भी आपने उसकी मदद से जो काम करना है वो आपने वहीं पे ही करना है, राइट। सो जैसे अब अगर आप एक एक वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आपने एक फ्रेम लिया, हो सकता है आप मैकबुक का ये जो है वो ले लें। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं जी मुझे फुल एचडी के अंदर जो है वो डिज़ाइन चाहिए और मुझे एक बड़ी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना है, तो आप गूगल के ऊपर जाके वेबसाइट डिज़ाइन का साइज़ भी यहाँ से देख सकते हैं, राइट। अ, जहाँ से आप वेबसाइट डिज़ाइन सॉरी आप कोई भी इस यहाँ से यूआई डिज़ाइन या जो भी आप साइज, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई भी देख लें, ये आपको मिल गया जी डेस्कटॉप के लिए कि आप 1280 टू 720 भी कर सकते हैं, 1920 टू 1080 भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये साइजेस यहाँ से गूगल से भी मिल जाते हैं, और अगर आपको यही फिग्मा के अंदर से यूज करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप शेप यूज कर रहे थे और इस शेप के अंदर आप यहाँ से आप साइज चेंज कर रहे थे, जैसे ये 1920 है, राइट, और इसको मैं हाइट जो है वो 1080 कर देता हूँ। तो ये मेरा फ्रेम जो है एक हीरो सेक्शन के लिए या एक सेक्शन के लिए जो है वो बन चुका है। अब मैं जितना भी काम करूंगा मैं इसके अंदर जो है वो करता जाऊंगा। तो बताने का जस्ट मकसद ये है कि आप अपने फ्रेम के अंदर जो है जित लाइक आप अपनी मर्जी से साइज ले सकते हैं, कस्टमाइज साइज ले सकते हैं, और उसके अंदर आप जो है अपना काम कर सकते हैं, राइट। सो अब हम यहाँ तक आपको फ्रेम की थोड़ी सी समझ आ गई, या फ्रेम जो है वो क्लियर हो गया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फ्रेम के अंदर कुछ और फीचर देखते हैं कि फ्रेम के अंदर होता क्या है, राइट। जैसे ही आप कोई फ्रेम लेते हैं, जैसे अच्छा जो कॉमन फ्रेम होता है मोबाइल स्क्रीन के लिए, वो आपके पास 375 इंटू 812 होता है, यानी 375 उसकी विड्थ होती है और 812 जो है वो उसकी हाइट होती है। तो ये मोबाइल के लिए मेनली जितनी भी स्क्रीन हम बनाने लगते हैं, मेनली जो हम डिजाइन बना रहे होते हैं वो इसी फ्रेम के अंदर जो है वो बना रहे होते हैं, राइट। तो जैसे ही आप फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो इस साइड पे आपको सबसे ऊपर फ्रेम नजर आ रहा है। यहाँ से आप जैसे फ्रेम लिखा नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ से फ्रेम को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं आईफोन 13 प्रो करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास उसका साइज जो है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने इस फ्रेम के थ्रू यहाँ पे उसकी पोजीशन भी आपको नजर आ रही है, आपने लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट लेना है, एंड देन रीसाइज टू फिट। ये रीसाइज टू फिट क्या होता है, ये नया फीचर है बेसिकली फिग्मा के अंदर, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, देन ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिखे हुए हैं, ये बेसिकली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है ये फिग्मा का जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है उसकी रेशो है इस फ्रेम के साथ। तो इसको ज्यादा हम इतना ज्यादा छेड़ते नहीं है, इनको आप वैसे ही रहने देते हैं। ये उसकी विड्थ है एंड देन ये हाइट है। अब उसके साथ आपको ये लिंक का बटन नजर आ रहा है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इनको लिंक कर देते हैं तो ये आपकी प्रोपोर्शनल जो है वो हाइट एंड विड्थ को चेंज करता है। और अगर आप लिंक नहीं करते, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिंक कर दूं और इसको मैं 10,000 कर देता हूँ सपोज, तो अब देखें ये भी 21,000 जो है वो हो गई है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसने मेरे इस मैंने क्योंकि लिंक कर रखा था तो उसने इसको प्रोपोर्शनली कर दिया है। और अगर मैं लिंक ना करूं, सपोज मैं अगर लिंक हटा देता हूं और मैं फिर इसको 1000 करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये 812 ही रहेगी, राइट। तो ये आपको जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। उसके बाद ये नीचे एंगल है, अगर आप बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये फ्रेम जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको 0 पे लाएंगे तो तब आपके पास ये फिर उसी जो जो पहला इसका एंगल था उसके ऊपर मौजूद रहेगा। एंड देन ये आगे कॉर्नर है, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि कॉर्नर जो है वो क्या होते हैं और इनको आप कैसे यूज करते हैं।
यहाँ से आप चारों कॉर्नर जो है उनको राउंड कर सकते हैं, उनको रेडियस बना सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो चारों खुद बहुत सारे ही हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो होता है ऑटो लेआउट। इसको हम थोड़ा सा बात देखते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज है जो डिजाइन के अंदर आती है, दैट इज लेआउट ग्रिड। अब ग्रिड होती क्या है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे समझाना चाहूंगा। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है ना? आवाज ठीक है एंड यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी, एनी वन ऑफ यू, या सारे सो गए हैं बस? सो तो नहीं गए आप लोग? अच्छा, यस लिखी जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि सो गए हैं तो यस लिखी जा रहे हैं, इट मीन के चलें, फाइन फाइन फाइन, ग्रेट ग्रेट। अच्छा चलें, अब हम ये देखते हैं कि ग्रिड क्या होती है। ग्रिड, अच्छा, हम में से किसी को पता है व्हाट इज ग्रिड? कभी यूज किए? एनी वन ऑफ यू, किसी को पता हो कि ग्रिड क्या है, क्यों यूज करते हैं? जल्दी से, बी क्विक। क्या होती है जी, क्यों यूज करते हैं हम ग्रिड? अलाइनमेंट के लिए, एक्यूरेट लेआउट बनाने के लिए, टाइप, राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली ग्रिड होती क्या है? अगर आप यहाँ पे देखें, आपको ग्रिड कुछ नजर आ रही होगी। यहाँ पे कुछ ग्रिड्स जो है वो आप अगर देखते हैं तो ये डिफरेंट डिजाइन की ग्रिड जो है वो आपको नजर आती है। बेसिकली ग्रिड होता क्या है, आपको ये लेआउट बनाने के लिए जो है वो यूज होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये देखूं, हम एप्पल का साइन ले रहे हैं, तो अब आपको पता है, अगर मैं इसको इधर थोड़ा सा अंदर लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे ज्यादा समझ आ जाएगी। चलें, ग्रिड क्या होती है, जैसा कि आप लोगों ने बोला है कि हम लेआउट करना चाहते हैं, तो लेआउट को या अपने डिजाइन को एक्यूरेट बनाने के लिए या डिजाइन की अलाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड जो है वो यूज करते हैं। अब ग्रिड की कई एग्जाम होती है, मुख्तलिफ डिजाइनर मुख्तलिफ तरह के ग्रिड जो है वो यूज कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि ये मैंने एक डिजाइन लिया हुआ है और मैंने इसके ऊपर ग्रिड बिल्कुल अप्लाई नहीं की, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ जो कि इसके एजेस तक जा रहा है, राइट। तो अगर आप अब इसके अंदर देखेंगे मोबाइल के अंदर आके, तो यहाँ पे आपको पता है कि डिजाइन साइड से जो है मोबाइल का कुछ पार्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होता है, राइट। उसकी जो साइड बॉटम, सॉरी, साइड की जो या टॉप की या बॉटम की कुछ इंटरफेस होता है या कुछ पार्ट होता है जो कि क्रिस्टल पार्ट होता है, वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है। और अगर आप फुल लेंथ डिजाइन कर देंगे, जैसे अगर आप देखें कि मैंने उस ये जो रेक्टेंगल है ये उसके एजेस तक बना दिया है, तो वो यहाँ पे कट हो रहा है, राइट। इस साइड से भी कट हो रहा है, इस साइड से भी कट हो रहा है। और अगर मैं ऊपर वर्टिकली भी बना देता हूँ, सपोज यहाँ पे भी मैंने जो है वो कोई डिजाइन बना दिया है, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकली यहाँ पे भी कट हो जाएगा और नीचे से बॉटम की तरफ से भी कट हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेरे डिजाइन के अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं थी, प्रॉपर लेआउट नहीं स्ट्रक्चर किया गया था, कि मुझे इस कुछ स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन का ख्याल नहीं रखा था, जिसकी वजह से मेरा जो ग्रिड है, सॉरी, जो डिजाइन है वो उस स्क्रीन के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है और वो यहाँ से कट हो रहा है, तो मेरा डिजाइन जो है वहां से मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो उस चीज के लिए या इस चीज को अलाइनमेंट करने के लिए, आपका डिजाइन प्रॉपर अलाइन करने के लिए आपके पास ग्रिड होती है। जैसे ही आप अपना फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप ग्रिड के सामने प्लस के साइन के ऊपर नजर आते हैं, तो ये आपको ग्रिड जो है वो कुछ लगी नजर आ रही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो आपने स्कूल के अंदर ग्राफ पेपर देखा होगा, और उस ग्राफ के ऊपर आपने कुछ इस तरह की लाइंस जो है वो देखी होंगी, जिनके अंदर कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, आई बिलीव हॉरिजॉन्टल रोज ही होती हैं। तो ये कुछ ग्राफ आपको बना नजर आ रहा है। अब कुछ डिजाइनर होते हैं जो कि इसी ग्रिड को, जो कि ग्राफ ग्रिड कहलाती है, इस ग्रिड्स को जो है वो फॉलो करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 पिक्सल की ग्रिड जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है, और यहाँ पे अगर आप मैं माइनस कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी, राइट। और उसके साथ आई है, आई को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करके आपकी ग्रिड जो है वहाँ पे आपको नजर भी आ सकती है और रुक भी सकती है। एंड ये देन ये आपको ग्रिड बता रहा है कि आपकी ग्रिड जो है वो कौन सी है। और इसके साथ ये कुछ एक्शन मेन्यू कहलाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रिड जो है वो नजर आ गई। ये उसका कलर है, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप यहाँ देखें तो आपको कलर चेंज होता नजर आ रहा है। मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा दूं तो मे भी आपको ज्यादा नजर आ जाए।
राइट। ये सारी चीजें छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें हैं, आपको ये इजीली समझ आ जाएंगी कि कलर क्या है, ओपेसिटी कितनी है। देन यहाँ पे साइज है, अगर आप साइज बढ़ा दें, सपोज मैं 100 कर लेता हूँ, तो अगर आप देखें तो आपको ये जो साइज है, या सॉरी जो ग्रिड है, वो कुछ बड़े बड़े ब्लॉक की फॉर्म में जो है वो नजर आ रही होगी। रीजन ये है कि मैंने उसका साइज 100 कर लिया है। और अगर आप 10 पे आ जाएंगे तो ये फिर आपको बॉक्स जो है वो इस तरह से नजर आएगा। राइट। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो जहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आपको दो तरह की ग्रिड्स और भी नजर आ रही हैं। एक कॉलम ग्रिड नजर आ रही है और दूसरी आपको रोज ग्रिड नजर आ रही है। राइट। तो मेनली हमारा जितना भी डिजाइन होता है जिसके अंदर हम मोबाइल के लिए स्क्रीन डिजाइन कर रहे होते हैं, या फिर हम लैपटॉप के लिए या वेबसाइट के लिए कोई स्क्रीन डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम कॉलम ग्रिड लेते हैं। राइट। मोस्टली हम जो है वो ग्रिड जो लेते हैं वो कॉलम लेते हैं। राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम के लिए काउंट करना है कि आप कितने कॉलम ले लेते हैं। बहुत सारे डिजाइनर 4 कॉलम ले लेते हैं, बहुत सारे डिजाइनर जो है वो 8 कॉलम ले लेते हैं। राइट। आप इस तरह से आप अपनी मर्जी है, आपने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन को कैसे लेआउट लेके आना है, आप उसके लिए जो है वो ले सकते हैं। एंड देन ये कलर है, ऑब्वियसली अगेन बात हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप होती है कि आपने ग्रिड को कैसे रखना है। तो मेनली इसको स्ट्रेच ही रखते हैं, जस्ट इसके ऊपर जानने की कोशिश नहीं है कि आप लेफ्ट कैसे रखेंगे, राइट कब रखेंगे, सेंटर कब रखेंगे। तो मेनली क्या होता है, हम स्ट्रेच रखते हैं, तो स्ट्रेच के ऊपर ही काम ज्यादातर जो है वो हमारा होता है। एंड देन विड्थ ऑटो यहाँ पे बताई गई है, और मार्जिन है। अच्छा, मार्जिन क्या होते हैं, अगर आप देखें तो ये दोनों साइड से ग्रिड जो है, अगर इस साइड से भी जो है वो आपकी एंड तक लगी हुई है, राइट, ये ग्रीन आपको एंड तक नजर आ रही है, और इस साइड से जो है वो भी आपको एंड तक नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ, सपोज 16 का मैं मार्जिन लगा देता हूँ, तो आप अगर देखें तो ये दोनों साइड से आपको थोड़ा सा गैप नजर आना शुरू हो गया है। इस साइड से भी, लाइक यहाँ से भी आपको गैप नजर आ गया, ठीक है, और इस साइड से जो है वो यहाँ से भी आपको गैप नजर आ गया। और ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी विड्थ 16 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लगाया है, दैट मार्जिन इज 16। और मोस्टली होता क्या है कि हम लगाते भी मार्जिन जो है वो 16 का है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको कुछ डिजाइनर कुछ ज्यादा लगाते हुए भी नजर आएंगे, 23 का लगाते हुए भी नजर आएंगे, 17 का, 19 का। राइट। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी डिवाइस के लिए कौन सा मार्जिन जो है वो लगा रहे हैं। एंड अगेन, अगर आप और ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो आप मीडियम के ऊपर जाकर, मीडियम का अकाउंट इसमें है नहीं ओपन, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मीडियम के ऊपर जाकर जो है ग्रिड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। या ये जो आर्टिकल आपको मैं अभी ओपन करके बैठा था, ये फिग्मा का आर्टिकल है, इस ग्रिड सिस्टम के हवाले से ये आपको नजर आ रहा है, लेआउट ग्रिड बेसिक्स। तो आई सजेस्ट कि आप लोग जो है ये जरूर रीड करें, आपको यहाँ से क्लियर आइडिया हो जाएगा। पिक्सल है जी, यूनिट पिक्सल होता है। यहाँ से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी ग्रिड यूज करनी है, कब ग्रिड यूज करनी है, कितना ग्रिड यूज करना है, उसका मार्जिन कितना होना चाहिए। राइट। वो सेंटर होनी चाहिए, वो राइट होनी चाहिए, वो लेफ्ट होनी चाहिए। राइट। तो ये आप लोगों को रीड करना चाहिए। ब्लॉग्स आप फिग्मा से रीड करें, चाहे मीडियम के ऊपर जाके रीड करें, या आप जहाँ से भी आपको इसके बारे में नॉलेज मिलता है। सो मस्ट लर्न कि ग्रिड को कैसे जो है वो यूज करना है और कितना एक यूज करना है। मेरा काम जस्ट आपको आइडिया देना था कि ग्रिड बेसिकली कैसे वर्क कर रही होती है। राइट। अब जब ब्लॉग रीड करेंगे तो आपको आइडिया जो है वो क्लियर मिल जाएगा उससे। मैं कैसे यूज कर रहा होता हूँ, मैं मेनली 8 कॉलम ग्रिड यूज कर रहा होता हूँ। एंड देन उसके अंदर मार्जिन डिपेंड करता है कि मैं किस मोबाइल के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, तो राउंड अबाउट 16 से लेकर 20 तक का जो मार्जिन है वो मैं रखता हूँ, ताकि ये साइड से हमारा डिजाइन जो है वो कट ना हो। एंड देन फिर आपको नजर आ रहा है सबसे आखिर पर गटर। अब गटर क्या होता है, गटर इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द ग्रिड्स कॉलम। राइट। अब अगर आप देखें तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर आप इसकी विड्थ देखें तो दैट इज 20। अब 20 का मतलब ये है कि ये जो ग्रिड के दो कॉलम हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 20। राइट। ओके। सो ये चीज कहलाती है गटर। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे जाके दोबारा देखें, और मैं गटर अब इंक्रीज कर दूं, सपोज 20 से मैं 40 के ऊपर गटर कर देता हूँ, तो अब देखें, अब आपको ये जो 20 था ये उसका डबल हो गया और 40 के ऊपर चला गया, और कॉलम जो है वो आपस में स्ट्रेच हो गए हैं, तो दैट इज गटर।
अब ये गटर भी फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर आप 4 कॉलम ग्रिड के ऊपर आते हैं तो फिर आपका गटर डिफरेंट हो जाता है, एंड देन अगर आप 8 कॉलम ग्रिड के ऊपर जाते हैं तब भी गटर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन गटर से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? आप बड़ा रखेंगे या कम रखेंगे। हाँ, कभी-कभी फ़र्क पड़ता भी है, वो इस सूरत में पड़ता है कि अगर आप लोगों ने कोई एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है सपोज़ वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आप डिज़ाइन जो है जिसके अंदर आप कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? अब ये एक कार्ड हो गया, इसी तरह ये दूसरा कार्ड हो गया। अब ये तीसरा कार्ड, अब देखें ये कुछ ज़्यादा हद तक चले गए। तो अब अगर मुझे 3 इस तरह से कार्ड जो है वो यहाँ पे प्लेस करने हैं, तो यहाँ पे अब गटर जितना चेंज करूँगा उतना ज़्यादा मुझे कार्ड प्लेस करने में आसानी होगी, राइट? तो इट डिपेंड्स कि आप फिर यहाँ पे बात फिर वही आती है कि आप किस स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उस स्क्रीन के हवाले से आपका गटर जो है उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाती है, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो उसके अंदर एक स्मूथनेस आना शुरू हो जाए और एक हायरार्की जो है वो बनना शुरू हो जाए और आपका डिज़ाइन जो है उसका लेआउट प्रॉपर बने, राइट? फिर उसके बाद अच्छा यहाँ तक बात हो गई जी ग्रिड की, कि आप ग्रिड जो है वो लाज़मी लगाएँगे, एंड ग्रिड के बारे में आप लोग ल रीड जो है वो ज़रूर करेंगे। इट गोना हेल्प यू के अंडरस्टैंड करने में कि ग्रिड जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट? एंड देन ऑब्वियसली नीचे फिल है, स्ट्रोक है, और वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। तो इनको हम फर्दर जो है वो ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं शेप्स के हवाले से, अभी हम इनके ऊपर टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, और मैंने ये एक और फ्रेम लिया है, और इस फ्रेम के ऊपर जो है मैं कोई एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं एक छोटी-सी रेक्टेंगल लगा दी मैंने, राइट? अच्छा, अब थोड़ा-सा इस बात को समझना है प्लीज़, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? गटर का साइज़ अगेन डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके ऊपर आप क्या चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सो ये जब आप ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मोस्टली जो है हम 20 ही रखते हैं, वेबसाइट के केस में बढ़ जाता है। अगेन आपको ये जो है उस ब्लॉग के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी, राइट? इज़ इट ओके? हसीना, आपकी समझ आ गई? राइट। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं जी? जल्दी से बताइएगा प्लीज़ कि यहाँ तक जितनी बातें मैंने आप लोगों के सी की हैं, फ्रेम क्या है, उसकी सेटिंग्स क्या है, ग्रिड क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। राइट। सो अब थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा, अब जो 2 बातें हम करने वाले हैं ये दोनों बातें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, राइट? अच्छा, देखें यहाँ पे ये एक फ्रेम लगाया है, और उस फ्रेम के साथ जो है मैंने एक छोटी-सी रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे बना दी है, राइट? अब ये वाला डिज़ाइन जो है, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको जब आप डिज़ाइन करना प्रॉपर शुरू करेंगे, मोबाइल स्क्रीन या वेबसाइट स्क्रीन्स, वहाँ पे आपको बटन के केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इस चीज़ को आपने अभी से समझ लेना है, राइट? सो मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप देखें इस साइड से, तो यहाँ पे फ्रेम लिखा नज़र आ रहा है, और फ्रेम को अगर मैं 1 का नाम दे दूँ जस्ट 1, तो ये 1 है, राइट? और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, तो इसे एक्सपेंड करने के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल जो है, वो भी मौजूद है, जिसको मैं शेप का नाम दे रहा हूँ, जस्ट एक आप लोगों की इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? और अगर इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ, तो यहाँ पे एक क्लोज़ भी हो गया। अब मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं विदाउट कोई की प्रेस किए इसको जस्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ, राइट? अगर आप देखें मैं इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, तो उस जो मैंने छोटा-सा शेप लगाया हुआ है, उस शेप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वहीं पे ही मौजूद है, राइट? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, और मैं जस्ट इस शेप को क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने शेप को क्लिक किया, तो इस साइड्स पे कुछ और ऑप्शन जो है वो मुझे मिल गए हैं। ऑब्वियसली ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं, ये आपको पता है कि अलाइन कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगेन आई एम नॉट गोना रिपीट इट। देन हाइट, विड्थ, देन उसका एंगल, देन रेडियस, दीज़ थिंग्स ऑलरेडी आपको पता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ दिस कंसर्न फ्रेम, राइट? आपको ये ऑप्शन पहले नज़र नहीं आ रहा था, आप चाहे फ्रेम को सिलेक्ट करें, चाहे किसी और चीज़ को सिलेक्ट करें, आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप फ्रेम के अंदर बने हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को आप सिलेक्ट करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या ये टेक्स्ट पे आता है या नहीं। तो ये हो गया जी क्लास 3। राइट, इसका मैं साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट लिख दूँ, और टेक्स्ट लिखने के बाद भी आप इसको मैं थोड़ा-सा चलें डुप्लीकेट करके हम टेक्स्ट वहाँ पे रखते हैं, राइट? और जब जल्दी-जल्दी
जी, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा है जो कि क्लास 3 है और इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से आगे करके रखता हूँ। और यहाँ पे भी अगर मैं इसको छोटा-बड़ा करूँ तो कोई भी उस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जस्ट वैसे ही पड़ा है, राइट? सो अब अगर आप दोनों चीज़ें सिलेक्ट करें, चाहे आप शेप सिलेक्ट करें तब भी आपको कंसंट्रेट नज़र आता है और अगर आप क्लास जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करें तब भी आपको ये कंसंट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है, राइट? तो अगर आप गौर करें तो जैसे ही मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो इस कंसंट्रेट के साथ एक तो ये स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर प्लस है और फिर चारों साइड्स आपको नज़र आ रही हैं और जैसे ही मैं कर्सर किसी के ऊपर हॉवर करता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो आपको शैडो या थोड़ा-सा ब्लूइश कलर नज़र आता है और आगे एक साइड पे लेफ्ट लिखा हुआ है और एक साइड पे टॉप लिखा हुआ है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और यहाँ से बॉक्स ले रहा हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अच्छा डुप्लीकेट कैसे होता है, मैं ऑल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग करता हूँ और ये डुप्लीकेट हो जाता है, राइट? तो अब अगर आप सिलेक्ट करें तो तब भी आपके पास वो लेफ्ट और राइट है, हालाँकि ये चीज़ जो है अब दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ जाना चाहिए कि ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है, लेकिन दोनों को सिलेक्ट करने से एक जैसी चीज़ ही नज़र आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट है। कैसे है हम देखते हैं। जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर दूं तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट राइट सॉरी सेंटर एंड स्केल लिखा नजर आ रहा है। तो मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, राइट पे क्लिक कर देता हूँ, राइट सॉरी लेफ्ट एंड राइट पे क्लिक कर दिया। जो ऊपर वाला है हॉरिजेंटली मैंने उसके अंदर लेफ्ट एंड राइट क्लिक कर दिया है, राइट? जी बिल्कुल, डुप्लीकेट भी हो जाता है और कॉपी भी हो जाता है, राइट? तो अब अगर आप देखें तो मैंने इसको लेफ्ट एंड राइट कर दिया है। बल्कि इससे पहले मैं आप इसको कॉपी ले लूँ ताकि मैं आपको क्लियर करवा सकूँ कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, राइट? सो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट है और यहाँ पे वही सेम जो पहले लेफ्ट था वही है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर मैंने लेफ्ट टू राइट रखा था, अब थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा कि अब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो वो भी साथ एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप गौर करें, तो ये चीज़ जो मैंने रेक्टेंगल है, मैं उसको नहीं सिलेक्ट किया हुआ, मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंसंट्रेट कर दिया था कि ये लेफ्ट एंड राइट के साथ जो है वो आएगा, राइट? अगर मैं इसको टॉप लेकर चलूँ और बॉटम लेके चलूँ तो तब इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरह भी इसके साथ भी एक्सपेंड हो, तो मुझे इस टॉप को टॉप एंड बॉटम कर देना है, राइट? तो जैसे ही मैंने टॉप एंड बॉटम कर दिया, तो अब क्या हुआ अगर आप देखें तो वो दोनों साइड पे, चाहे आप उसको बॉटम लेके जाएँ, चाहे आप उसको लेफ्ट या राइट मूव करवाएँ, तो वो आपके पास रिस्पॉन्सिव हो चुका है, वो मूव कर रहा है। और अगर आप इस केस के अंदर देखें जिसके अंदर मैंने कोई भी उसके ऊपर एक्ट नहीं किया हुआ, तो वो सेम वही रह रहा है, राइट? इसी तरह अगर आप टेक्स्ट के ऊपर आएँ, तब भी आप उसको लेफ्ट राइट एंड बॉटम राइट कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है, वो भी उसके साथ आपको एक्सपेंड होता हुआ नज़र आएगा। अब क्योंकि टेक्स्ट की वैल्यू बहुत छोटी है, टेक्स्ट हमारा बहुत छोटा है, तो इस वजह से आपको ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसके करीब लेके आएँगे, तो आपको ये नज़र आता हुआ नज़र आएगा कि ये थोड़ा-सा टर्न हो रहा है, राइट? तो इसकी वजह ये है कि ये आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वो वर्टिकली नज़र आ रहा है। तो दैट इज़ कंसंट्रेंट। अब कंसंट्रेंट हमें हेल्प कहाँ पे करती है? कंसंट्रेंट हमें हेल्प करती है किसी भी बटन के साथ प्ले करने के लिए, राइट? अगर आप बटन बनाते हैं, जैसे आपकी ये कंप्यूटर की स्क्रीन थी, सपोज़ आप, बल्कि मैं एक चलें फ्रेम ले भी लेते हैं। ये मैंने एक स्क्रीन ले ली, कोई भी एक फ्रेम मैंने ले लिया है और मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, राइट? मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, जिस बटन के ऊपर लिखा हुआ था जी साइन इन, राइट? इसके ऊपर लिखा हुआ है साइन इन, ठीक है जी? यहाँ पे मैंने साइन इन लिख दिया। अच्छा, ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बट चलें थोड़ा-सा समझने के लिए इट विल वर्क। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, ये साइन इन आ गया, राइट? अब अगर मैं इस साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी स्क्रीन के लिए बड़े के लिए चाह रहा था, तो मैं पहले क्या करूँगा, इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर लेंगे एंड ग्रुप करने के बाद अच्छा देखिए, अगर आप ग्रुप नहीं करते तब आपको किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तब भी आपको जो है वो नज़र आ जाता है। लेकिन ग्रुप करना ज़रूरी है ताकि आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली ग्रुप के तौर पर वहाँ पे अच्छा करता रहे। अब आपने टॉप टू बॉटम नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि आपका बटन जो है वो यहाँ पे हमेशा बॉटम पे है, आपको टॉप पे नहीं चाहिए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, जस्ट बॉटम सेलेक्ट करेंगे। और अब आप क्या करें, जैसे बड़ा करेंगे तो वो यहाँ पे बड़ा भी होगा और उसी तरह एक्सपेंड होगा।
लेकिन अब देखें टेक्स्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टेक्स्ट अगेन आपका यहाँ से लेफ्ट अलाइन है, तो अगर आप उसको सेंटर अलाइन कर देंगे तो तब आपका टेक्स्ट जो है वो भी रेस्पॉन्सिव हो जाएगा एंड देन आपका रेस्पॉन्सिव ही रहेगा वो, राइट। और देखें अगर मैं उसको बॉटम की तरफ बड़ा कर रहा हूँ तो वो बॉटम के साइड हमेशा बॉटम के साथ ही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंसंट्रेन को ये अलर्ट कर दिया था कि जो हमारा बटन है वो हमेशा बॉटम पे रहेगा। लेकिन अगर सपोज मैं इसको बॉटम ना करता, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें मैं बॉटम के बजाय मैं इसको टॉप कर देता हूँ, राइट, और अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखें बटन वहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो जस्ट इसी प्लेस को एज ए टॉप एक्ट कर रहा है और टॉप के साथ जो है वो वर्क करेगा। एंड सपोज अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, तो अब देखें अब वो इसको सेंटर के तौर पर बिहेव करेगा। जहां पे हमारे डिजाइन का सेंटर बनेगा उस प्लेस से, राइट, जहां पे बटन पहले मौजूद था उस प्लेस से जहां पे ये सेंटर बना रहा होगा तो हमारा बटन वहां पे सेंटर के अंदर चला जाएगा। और अगर आप लेफ्ट राइट से भी सेंटर के अंदर चले जाएंगे तो तब भी अब क्या होगा, आपका डिजाइन जब वर्क करेगा आप उसको लेके जाएंगे तो जहां पे सेंटर बन रहा होगा, राइट, तो ये उस सेंटर के साथ उस प्लेस से उस सेंटर के साथ जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगा। तो दिस इज कंसंट्रेन। ये आपको अपने आपके डिजाइन के अंदर बटन जब आप प्लेस कर रहे होंगे या कहीं पे रेक्टेंगल प्लेस कर रहे होंगे या आप डिजाइन को जब रेस्पॉन्सिव बना रहे होंगे, राइट। रेस्पॉन्सिव का आप लोगों को पता होगा कि अगर आप एक वेबसाइट के लिए बनाते हैं, रेस्पॉन्सिव का पता है किसी को? चले मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज रेस्पॉन्सिव डिजाइन? बहुत सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अ, समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही? नो सर। नो सर का क्या मतलब है जी? मुझे समझ नहीं आई आपकी कि नो सर से क्या मुराद है आपकी? रेस्पॉन्सिव का नहीं पता या समझ नहीं आ रही? आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? जी प्लीज जल्दी से बताइए। यू गैस हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जी वेलकम बैक अगेन। अब आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं? कैन यू गाइस हेयर मी राइट नाउ? यस। अच्छा, बीच बीच में नेट का इशू हो गया था, मे बी इसी वजह से थोड़ा बहुत कोई इशू हो गया था। कौन है जी होस्ट? अगेन मेक मी द होस्ट। अच्छा, राइट नाउ आई एम बैक अगेन। चलें, रेस्पॉन्सिव डिजाइन का मैं बात कर रहा था। व्हाट इज रेस्पॉन्सिव डिजाइन, किसी को पता है? जी, रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है? क्या क्या किसी को पता है? बिल्कुल। रेस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपका डिजाइन जिस भी स्क्रीन के ऊपर चला जाए, चाहे वो बड़ी से बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो छोटी से छोटी स्क्रीन हो, आपका डिजाइन अपने आप को, यानी डिजाइन अपने आप को एडजस्ट कर ले उस स्क्रीन के लिए, राइट। अगर आप देखें तो ये ड्रिबल के मैं अच्छा, अब चलो मैं ये भी हर स्क्रीन पे कंटेंट एडजस्ट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मुझे थोड़ा सा समझाने देंगे रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ड्रिबल की वेबसाइट के ऊपर हैं और आपको यहाँ पे 4 कॉलम जो है वो नजर आ रहे हो। किस मे भी हो सकता है किसी के लैपटॉप की स्क्रीन छोटी हो तो उसको 3 कॉलम नजर आ रहे हो। सो इट डिपेंड्स अगेन स्क्रीन के साइज के ऊपर। और आप अब उसको इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ से, और हम देखते हैं कि क्या ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम उसकी रेस्पॉन्सिवनेस को जब सिलेक्ट करना चाहते हैं, और अब आप देखें तो आप उसी डिजाइन को आप किसके ऊपर देख रहे हैं? मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, राइट। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? माई स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज लेट मी नो। ग्रेट।
देखें, अब आप उसी स्क्रीन को मोबाइल स्क्रीन के ऊपर व्यू के अंदर देख रहे हैं, और आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये चार अब 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। 3 कॉलम इस वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये 2 3 अभी भी 3 नजर आ रहे हैं, और यहाँ से 2 पे ऊपर चले गए हैं। 963 के ऊपर होता है, यहाँ पे देखें 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूँ, 963 वाला पॉइंट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको जो है वो साइज नजर आ रहा होगा। तो उसको जैसे ही मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये 2 के ऊपर चला गया। एंड देन आगे हम अगर जाते हैं तो ये समथिंग राउंड अबाउट यहाँ पे 663 के ऊपर जो है, हाँ 663 के ऊपर जो है वो आपको 1 कॉलम नजर आना शुरू हो गया है। और इसी तरह फिर आपको ये जो है 1 कॉलम ही नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर आप बढ़ते जाते हैं तो आपको ये 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिजाइन की रेस्पॉन्सिवनेस है। यानी आप जितना साइज स्क्रीन का बड़ा करते जाएंगे, वो वहां पे उतना ज्यादा कॉलम या उतना ज्यादा डिजाइन एक्सपेंड होता जाएगा। और जितना आप छोटा करते जाएंगे, वो आपका डिजाइन उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो ये चीज कहलाती है रेस्पॉन्सिवनेस, राइट। सो इसी तरह अगर आप अपना कोई डिजाइन जो है वो बना रहे हैं, जैसे मैंने एक ये स्क्रीन ले लिया और इसके ऊपर मैं कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ। दैट इज ऑलरेडी अ रेक्टेंगल, लेट मी टेक द फ्रेम, जस्ट वेट अ मिनट। जी, यहाँ पे ये स्क्रीन फ्रेम नजर आ गया। सपोज करें कि ये आपका फ्रेम जो है दैट इज फॉर वेबसाइट डिजाइन, राइट। और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे कार्ड बना रहा हूँ, राइट। ये कुछ इस तरह से 3 कार्ड्स आपको नजर आ गए। और अगर आपने यही वाला डिजाइन, आपने क्या करना है, आपने एडजस्ट करके लाना है मोबाइल के लिए, राइट। तो जैसे ही आप मोबाइल के लिए लाएंगे, सपोज मैं इसको यहाँ से लेफ्ट एंड राइट अलाइन कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से टॉप अलाइन ही रहने देता हूँ, और हम इसको छोटा करते हैं। तो ठीक है, कुछ इस तरह से होगा कि आपके मोबाइल के अंदर देखें, यहाँ पे क्या होगा कि आपका मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से, चले हम यहाँ पे और लेते हैं, ये कुछ मोबाइल का स्क्रीन हो गया, राइट। अब इसके अंदर आपके जो कॉलम होंगे वो कुछ इस तरह से वर्टिकली प्लेस होंगे, राइट, क्योंकि आपकी स्पेस जो है वो वर्टिकली ही बन रही है कुछ इस तरह से, राइट। एंड यहाँ पे आ जाए, एंड उसके बाद ये वाला इसके नीचे सेंट्रल लाइन हो जाओ भाई, राइट। अब अगर आप गौर करें तो आपका जो वेबसाइट का डिजाइन है, उसके अंदर आपने जो 3 कार्ड प्लेस किए हैं वो आपने हॉरिजेंटली प्लेस किए हैं, राइट। और जब आप मोबाइल के अंदर लेके चले गए हैं तो क्योंकि आपके पास स्पेस कम थी, तो आपने उसको क्या कर लिया है, वर्टिकल कर लिया है। तो ये मोस्टली आपकी जो वेबसाइट्स डिजाइन होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं, और इस चीज को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, राइट। अब मे भी हो सकता है कुछ टैबलेट के ऊपर जब आए, आप टैबलेट के ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो टैबलेट के केस में आपके पास क्या होगा, आपके जो डिजाइन है वो मे बी हो सकता है स्क्रीन छोटी होने की वजह से 2 कॉलम के ऊपर चला जाए, राइट। अब इसके ऊपर क्योंकि कंसंट्रेन लग चुकी है तो इस वजह से ये बार बार इशू कर रहा है, बट आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो भी लेफ्ट हो जा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप क्या है, वो जस्ट 2 कॉलम हो गया, और अगर आपका 3rd कॉलम या 4th कॉलम आ रहा होगा तो वो उसके नीचे कुछ इस तरह से जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये चीज कहलाती है रेस्पॉन्सिवनेस। तो जब आप कंसंट्रेन को प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं, तो ये आपको आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करती है, राइट। तो आई होप के ये कंसंट्रेन जो है वो अब क्लियर हो गया होगा कि रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या है और कंसंट्रेन क्या है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं जी, ताकि हम अगला जो हमारा एक पॉइंट बीच में रह गया था, दैट इज ऑटो लेआउट, हम वो भी क्लियर कर सकें। जी, जस्ट एक ही बंदे को समझ आ रहा है, बाकी क्या कह रहे हैं जी, बाकी सो रहे हैं सब लोग। at least we have 20 19 or 18 people and right। तो अब एक और चीज हमारी रह गई थी, दैट वाज ऑटो लेआउट, राइट। हम ऑटो लेआउट को समझते हैं कि ऑटो लेआउट होता क्या है। ऑटो लेआउट का मतलब ये होता है कि आप अपने डिजाइन के अंदर जो जो भी कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, आइदर इट्स टेक्स्ट या फिर आप शेप यूज कर रहे होते हैं, उसको आप एक प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग एक लेआउट देते हैं। जैसे हम
टाइपोग्राफी से यहाँ बटन लिखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बटन लिखा, मैंने कोई अभी वो नहीं लिया कॉलम, कुछ भी लिया नहीं है, क्या कहते हैं उसको, फ्रेम नहीं लिया, जस्ट मैंने यहाँ पे बटन लिखा है। क्या चाहता है भाई, चलें, ये आपके सामने जी बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टाइपोग्राफी की सारी डिटेल नजर आ रही है। कंटेंट मुझे कहीं पे भी ऑटो लेआउट नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने फ्रेम नहीं लिया हुआ, राइट। तो जैसे ही मैं फ्रेम लेता हूँ और उस फ्रेम के अंदर उस कट बटन को लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मे बी आपको जो है वो ऑटो लेआउट नजर आ जाए। अगर आपको ऑटो लेआउट यहाँ से मिल जाए, यानी आपको नजर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो तब भी इसके ऊपर ऑटो लेआउट लग जाता है। और अगर आप गौर करें तो इसके इर्द गिर्द एक फ्रेम बन गया है। यानी इसको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लिया और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया, राइट। अच्छा, अब अगर गौर करें तो इसके इर्द गिर्द तो वही प्रॉपर जो टेक्स्ट के अंदर हमें इर्द गिर्द नजर आते हैं, कुछ बॉन्डिंग बॉक्स नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बॉन्डिंग बॉक्स ही नजर आ रहे हैं और इस साइड पे टाइपोग्राफी की डिटेल नजर आ रही है। फिल नजर आ रहा है, ये फिल उसी टेक्स्ट का ही फिल है, राइट। टेक्स्ट के अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं और फिर उसके नीचे स्ट्रोक्स है, इफेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर है। अगर मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया है, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट ए प्रेस कर दिया। तो शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद ये वाला जो टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ फर्क नजर आ जाना चाहिए। ये वाला टेक्स्ट है जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉन्डिंग बॉक्स कुछ उसके करीब नजर आ रहे हैं, और ये वाला फॉन्ट अगर आप गौर करें इसके ऊपर ये फ्रेम F2 लिखा नजर आ रहा है और इसके कुछ एक दूसरे से दूर नजर आ रहे हैं, राइट, उस बटन से जो मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर आप उसके इर्द गिर्द देखें तो दैट इज कॉल्ड पैडिंग। आपको ये दोनों साइड पे पैडिंग जो है, यानी उसके अपर साइड पे भी, बॉटम साइड पे भी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, हर साइड पे आपको पैडिंग नजर आ रही है, राइट। और ये फ्रेम 2 आपको बना नजर आ रहा है। अब ऑटो लेआउट को अगर आप यहाँ पे देखें तो तब भी आपको यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो सारा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल हो गया है। अगर मे बी हमारा कुछ वर्टिकल होता, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दो तीन शेप ले लेता हूँ, एक शेप ये हो गई, एक शेप ये हो गई, राइट। ये कुछ तीन शेप हैं और मैंने इन शेप्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस कर देता हूँ, तो इसके ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रेम 3 लिखा हुआ आ गया और इधर ऑटो लेआउट जो है वो लग चुका है। बट ये वर्टिकल लगा है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली ही मौजूद था, राइट। तो अब हम इस बटन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या चीज बेसिकली, या ऑटो लेआउट है क्या चीज बेसिकली, राइट। बाहर नहीं जाओ उससे भी, राइट। तो जैसे ही मैं इस फ्रेम को या ऑटो लेआउट को सिलेक्ट करता हूं तो इस साइड पे आपको ये सेंटर के अंदर नजर आ रहा है। ये बेसिकली होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर आपने ऑटो लेआउट लगाया हुआ है उसको प्लेस कहाँ पे करना है, उसको अलाइन कहाँ पे करना है। तो मैं उसको जो है वो अलाइन कर रहा हूँ सेंटर के अंदर। एंड देन ये जो आपको 10 लिखा नजर आ रहा है और इसके ऊपर आप अगर कर्सर लेके आए तो ये आपको बताता है कि आपका वर्टिकल गैप बिटवीन एटम्स है। अब क्योंकि यहाँ पे तो एक ही टेक्स्ट था, एटम एक ही था, तो उसके ऊपर आपको गैप नजर नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पे देखें और मैं इस ऑटो लेआउट को सिलेक्ट करूं तो ऑटो गैप आपको 6 नजर आ रहा है, राइट। और जैसे ही मैं ऑटो गैप के ऊपर लेके आता हूँ तो इस शेप के अंदर देखिएगा आपको कहीं पे यहाँ पे ये देखें ये 6 नजर आ रहा है कि इन, और ये अब आपको पिंक लाइन जो है वो भी शो कर रही होंगी। और अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, अगर मैं क्रीप करता हूँ तो एक दूसरे के बिल्कुल अंदर और क्रीप भी होती जा रही हैं। और लाजमी नहीं है कि आप वहां से बढ़ाएं, आप यहाँ से जो है इसको पकड़ के यहाँ से भी जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो दैट इज द गैप बिटवीन द एटम, कि आपने जिनके ऊपर ऑटो लेआउट लगा रखा है वहां पे कितना एक गैप जो है वहां पे मौजूद होना चाहिए, राइट। तो ये चीज कहलाती है ऑटो लेआउट के अंदर गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड देन बॉटम के ऊपर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पैडिंग जो है, अब इसके अंदर बाउंडिंग बॉक्स देखें हर साइड से उस जो ब्लॉक्स है उनके साथ बिल्कुल अटैच हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से ये 0 0 है। अगर मैं यहाँ पे बढ़ाना शुरू करूँ तो आप देखें कि इसके साइड के ऊपर स्पेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, एंड इसी तरह यहाँ पे भी बढ़ाना शुरू करूँ तो ये दोनों साइड से इसके ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। और अब अगर आप देखें तो वो जो फ्रेम 3 के बाउंडिंग बॉक्स हैं वो उन बॉक्सेस से दूर हो गए हैं। और कितने दूर हो गए हैं, अगर आप हर एक साइड के ऊपर आप लाएंगे तो 33 हो गए हैं, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे भी 33 है, यहाँ पे भी 31 है।
और अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप 1 बाय 1, यानी आप ये चाहते हैं कि बॉटम से ये 33 ना हो बल्कि 15 हो, तो अगर आप 15 कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 15 नजर आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। आप साइड से जहाँ से भी बाउंडिंग बॉक्स को जो है वो लाना चाहें तो वो आप उसको अलाइन कर सकते हैं। और ये हम कब करेंगे, ये क्यों करते हैं, ये हम डिजाइन के अंदर करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ कि जैसे ही फ्रेम के ऊपर हमने सिलेक्ट किया और इसके अंदर अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फिल नजर आ रहा है, और अब अगर मैं फिल करता हूँ तो ये इसके नीचे बैकग्राउंड को फिल कर रहा है, राइट। ऑटो लेआउट का मतलब ये था कि ऊपर आपका टेक्स्ट आ गया और उसके पीछे उसका फिल आ गया। और अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंडेड भी कर दें, जैसे मैंने 3 राउंड कर दिया, तो अगर आप देखें तो इसके कॉर्नर जो मैंने पीछे फिल किया है उसके कॉर्नर क्या हो गए हैं, फिल हो गए हैं, राइट। और यहाँ पे इसका पैडिंग, हॉरिजेंटल पैडिंग भी 10 है और वर्टिकल पैडिंग भी 10 है, राइट। अब अगर इसके अंदर मैं कोई भी चीज एडजस्ट करूंगा, लाइक इस बटन के साथ, इस टेक्स्ट के साथ मैं कोई और चीज लाके एडजस्ट करता हूँ। कैसे एडजस्ट करता हूँ, मैं यहाँ से प्लगइन ओपन करता हूँ, कोई भी एक प्लगइन ओपन हो जाए भाई। चले मैं फीदर आइकन यूज कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है जी? काइंडली जल्दी से बताइएगा, क्या आप लोगों को समझ आ रही है? जी, कुछ समझ आया है या नहीं? किधर हो गया जी आइकन? अब मेरे आइकन कुछ थे, अब मुझे मिल ही नहीं गए। चलो आइकॉनिफाई तो ऑन हो जाएगा जी। कुछ कुछ समझ आया या नहीं, या बस ऊपर से ही गुजर गई हैं चीजें? अच्छा, आप लोगों में सिग्मा जो ऑलरेडी यूज कर रहे थे, किसी ने क्या यूज किया था? ऑटो, ये अपना ऑटो लेआउट और उसके साथ साथ कंसंट्रेन यूज किया था या नहीं? जी ऑब्वियसली, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को खुद से यूज़ नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा चलें, अब मैं आपको थोड़ी-सी एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे मैं कोई भी एक आइकन ले लेता हूँ। प्लस का आइकन है, ठीक है जी। चलें, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बटन लिखा नज़र आ रहा है और ये मेरे पास एक आइकन है। मैं इस आइकन को कॉपी करके इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने उसको उसके अंदर जो है वो प्लेस करना है, राइट। तो जैसे ही मैं प्लेस कर रहा हूँ तो ये मेरा हॉरिजेंटली जो है वो प्लेस हो रहा है। हॉरिजेंटली इसलिए प्लेस हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से वर्टिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से वर्टिकल लेआउट लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से हॉरिजेंटल लेआउट लगा लूँ तो आप देखें मेरा बटन जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो गया और खुद ब खुद जो है वो उसका साइज एडजस्ट हो गया। अगर मैं बटन को यहाँ पे लिख देता हूँ गेट स्टार्टेड, तो अब अगर आप देखें तो मेरा बटन खुद ब खुद रेस्पॉन्सिव होता जा रहा है, खुद ब खुद साइज जो है वो बड़ा छोटा होता जा रहा है। अगर मैं सिर्फ इसको ओके कर देता हूँ तो बटन का साइज जो है वो जस्ट इतना हो गया है, राइट। तो ये चीज जो है, ये चीज आती है अगेन आपके रेस्पॉन्सिव डिजाइन को बनाने के लिए। यानी अगर आप कोई और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आइकन ऐड कर देंगे, राइट। अब मैंने ये आइकन भी लिया, ये भी उसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह कोई और आइकन मैं यहाँ से पकड़ के ले लेता हूँ। ये करते नहीं है, ऐड नहीं करते, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखें वो बटन खुद ब खुद उसका साइज जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द ऑटो लेआउट जो कि मैंने एडजस्ट कर रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू जॉइन वेट लिस्ट। अब अगर आप देखें तो मैंने इतना सारा एक बटन के ऊपर टेक्स्ट लिख दिया और बटन का साइज जो है वो खुद ब खुद इतना बड़ा हो गया, मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा है। तो दैट इज ड्यू टू द ऑटो लेआउट जो कि मैंने एडजस्ट कर रखा है। तो आपके डिजाइन को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपका ऑटो लेआउट जो है वो काम आता है। अगर आप वैसे बटन बनाते हैं, सपोज अगर आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल पकड़ा और रेक्टेंगल पकड़ने के बाद आपने इतना सारा जो है वो रेक्टेंगल लगाया और उसके ऊपर आप बटन लेके आए, राइट। अब आपने यहाँ पे लिखना है जी क्लिक हेयर टू जॉइन वेटिंग लिस्ट, राइट। या वेट लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट नहीं होता। चलें वेट लिस्ट हो गया। अब अगर आप देखें तो आपने टेक्स्ट लिखा, आपका जो नीचे वाला बैकग्राउंड है वो उसी तरह ही पड़ा है, वो उसने अपने आप को एक्सपेंड नहीं किया या अपने आप को उस टेक्स्ट के लिहाज से एडजस्ट नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बटन के ऊपर, सॉरी, इस टेक्स्ट के ऊपर हमने ऑटो लेआउट अप्लाई ही नहीं किया था। आपको ये मैनुअली जाके करना पड़ेगा। और अगर आप सपोज किसी
एक आप डिजाइन बना रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई 15 से 20 जो है वो आपने ऑटो लेआउट सॉरी बटन यूज करने हैं, या 40 से 50 या 100 150 बटन आपने यूज करना है, तो क्या आप वहां पे जाके मैनुअली बनाते रहेंगे बटन और हर एक का साइज एडजस्ट करते रहेंगे? कहीं पे आपने जस्ट गेट स्टार्टेड लिखना है, राइट? कहीं पे आपने जस्ट ओके लिखना है, कहीं पे जस्ट आप अपने लाइक डन लिखना है, कहीं पे डिलीट लिखना है। तो ये सारी चीजें आप अपने हाथों से फिर एडजस्ट नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप जस्ट एक एक पर आपने ऑटो लेआउट बनाना है। ऑटो लेआउट बनाने के बाद इसको कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अब क्या करते हैं आप जस्ट टेक्स्ट को चेंज करते हैं, और टेक्स्ट चेंज करने के बाद आपका बटन जो है वो सारे का सारा रिसाइज होके आपका बटन जो है आप उसको फिर यूज कर लेते हैं, राइट? दैट इज ड्यू टू ऑटो लेआउट। और फिर उसी ऑटो लेआउट को जो आपने बटन बनाया होता है वो आप कंसंट्रेट यूज कर लेते हैं अपने फ्रेम के अंदर, एंड देन वहां से क्या होता है आपका बटन जो है वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर चला जाता है, राइट? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के दिन फ्रेम को हमने समझा, हमने कंसंट्रेंट को समझा, और उसके साथ साथ हमने ऑटो लेआउट को समझा। एंड देन उसके बाद जो है हमने ग्रिड को भी समझा, दैट इज व्हाट इज द ग्रिड, राइट? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके हवाले से पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको जो है वो ये चीज समझ आएगी। सो नाउ अगर किसी के क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज आई हैव टू जॉइन द मीटिंग। सो ताकि मैं आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकूं, राइट? जी, कुछ समझ आया या नहीं, या बस ऊपर ऊपर से बातें गुजर गई हैं आज के दिन? ओह, ओह, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?